Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। अगर कोई मूवी देखने से पहले उसका ट्रेलर देख लो तो आपको आइडिया हो जाता है ना कि मूवी किस बारे में होगी। अगर आप ट्रेलर देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो लग ही जाता है कि ये मूवी किस बारे में है ना। बिल्कुल वैसे ही प्रिएम्बल इज़ द ट्रेलर और इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो ना प्रिएम्बल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन पिक्चर है, मेन फिल्म है, उसकी ये कह सकते हो ट्रेलर है। ओके, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारे आइडियल्स क्या हैं और हम किस तरह का जो है इंडिया बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग से कि मीनिंग ऑफ प्रिएम्बल क्या। सो प्रिएम्बल का सिंपल मीनिंग है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है। एक एग्जांपल से सोचिए कि जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं उससे पहले उसकी प्रीफेस पढ़ते हैं ना, जिससे आइडिया मिल जाता है कि बुक किस बारे में है ना। एग्जैक्टली वैसे ही प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की एक कह सकते हो चाबी है। ओके, और इसलिए इसे ना कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहा जाता है ना। अब N.A. पालखीवाला के बारे में बात कर लेते हैं। सो फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे N.A. पालखीवाला। इन्होंने प्रिएम्बल के बारे में क्या कहा कि द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, आपका नाम होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है और बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ना। वैसे ही प्रिएम्बल हमें बताता है इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, हम किन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और हमारा नेशनल विज़न क्या है। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो प्रिएम्बल की रूट कहाँ से आई। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है ये चीज़। ये रिजोल्यूशन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर 1946 में मूव हुआ और जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया। सिंपल लैंग्वेज में कहे, सरल भाषा में, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ब्लूप्रिंट था और प्रिएम्बल जो है ना उस ब्लूप्रिंट का फाइनल वर्जन बन गया। जैसे कहते हो ना, जब आप घर बनाते हो तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हो है ना, उसके बाद आप घर बनाते हो। तो वही चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ना ब्लूप्रिंट था। ओके, अब ना कुछ टेक्स्ट की बात कर लेते हैं जो प्रिएम्बल में लिखा हुआ है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि पावर किसी किंग, क्वीन या ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं आई। अल्टीमेट अथॉरिटी पीपल के पास है। आप और हम ही जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के असली ओनर्स हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन का मतलब होता है इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज़ जो हैं खुद बनाते हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सबको इक्वल इनकम मिलेगी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश करें। जैसे फ्री एजुकेशन दें, वेलफेयर स्कीम्स लाएं, हमारे जो MG नरेगा हैं, फूड सिक्योरिटीज़ है, ये है। सेक्युलर की बात कर लें कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, तो सेक्युलर का मतलब होता है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ या किसी भी रिलीजन को फॉलो करो है ना, या ना आप फॉलो करो या ना करो, कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल फ्रीडम देता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब है कि गवर्नमेंट ना लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की है। हम वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, बस वही डेमोक्रेटिक। एंड रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, यानी रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी किंग या क्वीन नहीं होंगे, इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट कंट्री नेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो जस्टिस 3 तरह के जस्टिस, कौन कौन से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी मतलब किस चीज़ से लिबर्टी, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आप अपनी ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके,
इक्वालिटी की बात करें तो सबके लिए इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब लॉ के सामने ना, कानून के सामने सब बराबर है। फ्रेटर्निटी की बात कर लें तो फ्रेटर्निटी में मीन्स होता है ब्रदरहुड, मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर के बावजूद ना, बियॉन्ड हम एक नेशन हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओरिजिनली ना प्रियम्बल में 3 वर्ड्स नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है ये ऐड किया गया। और जो जस्टिस है ना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये हमने USSR से लिया है ना। और रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये टोटल 4 वर्ड जो है हमने फ्रेंच से लिया है। ठीक है, तो ये था, है ना, इनके यही की फैक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं। इसका सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। नेचर कैसा स्टेट का? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और अडॉप्ट कब किए हम? तो 26 नवंबर 1949 को। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है ना। सोवरेन सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन और ना ही यूनाइटेड नेशन। कोई भी हमें ऑर्डर नहीं दे सकता, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने घर के ओनर हो, आप डिसाइड करते हो कि क्या खाना है, क्या खरीदना है ना। अगर पड़ोसी आके आपके घर के रूल्स बनाने लगे तो आप कहोगे कि भाई ये मेरा घर है, मेरे डिसीजन होंगे, है ना। एग्जैक्टली वैसा ही इंडिया एक सोवरेन नेशन है। सोवरेनिटी के 2 डायमेंशंस हैं, एक होता है इंटरनल सोवरेनिटी और एक होता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी क्या है कि इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, ओके। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब हम फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया किस कंट्री के साथ अग्रीमेंट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, किस कंट्री को सपोर्ट करने वाले हैं, किस कंट्री को नहीं करने वाले हैं, ये डिसीजन हम खुद लेते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 को सोवरेन रिपब्लिक बनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोशलिस्ट के मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे सेकंड वर्ड पे इंपॉर्टेंट सेकंड वर्ड सोशलिस्ट। ये वर्ड ना ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया प्योर सोशलिस्ट कंट्री है जैसे पुराने सोवियत यूनियन था? बिल्कुल नहीं। इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट भी वेलफेयर के लिए काम करेगी। सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी को कम करना। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक के पास ना सारी फैसिलिटीज़ हैं और दूसरे के पास बुक्स भी नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम लाती है ताकि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। यही सोशलिस्ट फिलॉसफी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ना इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जैसे आर्टिकल 38, 39 है ना, जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। सोशलिस्ट पैटर्न की एक एग्जांपल को अगर हम देख लें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि लैंड रिफॉर्म लाया गया, नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, फ्री एजुकेशन स्कीम हो गया या फिर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हो गया। मतलब कि डेवलपमेंट की बेनिफिट ना सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, सब तक पहुंचना चाहिए, हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए। अब सेक्युलर का समझ लेते हैं। तो ये भी वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था। ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या है? क्या इंडिया रिलीजन के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं। इंडिया का सेक्युलरिज्म का मॉडल यूनिक है। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। एग्जाम्पल लो, जैसे स्कूल में टीचर सब स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करते हैं ना, टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं होता। एग्जैक्टली वैसे ही इंडियन स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली रिस्पेक्ट देता है ना। आर्टिकल 25 से 28 ये आर्टिकल हमें ना फ्रीडम देता है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रोपगेट करने की। इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की भी बात कर लेते हैं कि कैसे डिफरेंट है हमारा इंडिया का सेक्युलरिज्म।
तो वेस्टर्न मॉडल क्या कहता है कि स्टेट और रिलीजन कम्प्लीटली सेपरेट हैं, पर इंडियन मॉडल कहता है कि स्टेट जो है रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ना सोशल रिफॉर्म के लिए इंटरवीन भी करता है। जैसे एग्जांपल लो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, टेंपल एंट्री का जो रिफॉर्म लाया गया था, है ना, टेंपल्स में एंट्री नहीं था उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए ना इंडियन सेक्युलरिज्म को कहा जाता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ओके, तो अगर हम क्विकली एक बार देख लें तो हमने देखा कि सोवरेन का मतलब वी आर इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट का मतलब वी वर्क फॉर इक्वालिटी एंड वेलफेयर, और सेक्युलर का मतलब होता है कि वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली, है ना। तो कह सकते हो एस क्यूब मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ओके, अब ना हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक के बारे में, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस के बारे में। प्रियम्बल का चैप्टर है तो हम एक भी वर्ड को नहीं छोड़ेंगे प्रियम्बल के, क्योंकि हमें सब समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो डेमोक्रेटिक की बात कर लेते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इंडिया का असली रूलर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। असली रूलर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब कि हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और अगर उनका काम पसंद ना आए तो हम अगले इलेक्शन में उन्हें हटा भी सकते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए कि क्लास मॉनिटर इलेक्ट करना है, सब स्टूडेंट वोट करते हैं ना, जो ज़्यादा वोट्स लाता है वो मॉनिटर बनता है। एग्जैक्टली वैसा ही इंडिया में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, सब डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन को, अकाउंटेबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को। अब अगर हम बात करें रिपब्लिक को कि ये क्या बोलता है, तो रिपब्लिक का मतलब है कि कंट्री का हेड इलेक्टेड होता है, इनहेरिटेंट नहीं होता है। जैसे राजा या रानी नहीं होंगी हमारे, जो है इलेक्टेड होंगे। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, कोई किंग या क्वीन नहीं है ना। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि कंपनी में सीईओ हमेशा फाउंडर का बेटा ही बन जाए, तो ये तो हेरिडेटरी सिस्टम हो गया। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ वोटिंग से सीईओ चूज़ करें तो वो रिपब्लिक जैसा सिस्टम है ना। तो इंडिया ने मोनार्की को रिजेक्ट करके रिपब्लिक को अडॉप्ट किया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट जस्टिस। जस्टिस को समझते हैं कि ये क्या है। सो जस्टिस का साधारण मतलब है कि सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट। मतलब प्रियम्बल में 3 टाइप ऑफ जस्टिस दी गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात करें तो ये कहता है कि किसी के साथ कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और नहीं हो। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस किसके बारे में बात करता है? ये कहता है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो, सबको लाइवलीहुड का ना अपॉर्चुनिटी मिले। पॉलिटिकल जस्टिस ये बोलता है कि हर सिटीज़न को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट हो। अब एक एग्जांपल इमेजिन करिए कि एक रेस है, ठीक है, एक रेस हो रहा हो, एक स्टूडेंट को प्रॉपर शूज़ मिले और दूसरे को चप्पल भी ना हो पैर में, तो क्या कंपटीशन फेयर होगा? नहीं ना। जस्टिस का मतलब है सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देना, और इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी, लेबर लॉज और राइट टू एजुकेशन जैसे मेजर्स लाए गए, है ना। अब जो है हम लिबर्टी का मतलब समझते हैं। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम कहाँ, किस चीज़ से? तो फ्रीडम किस चीज़ के लिए फ्रीडम? तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अब एग्जांपल लीजिए, जैसे आप अपनी ओपिनियन सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। आप अपने रिलीजन चूज़ कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ये सब लिबर्टी के एग्जांपल हैं, है ना। सोचो अगर आपको बोला जाए कि तुम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तुम ये ओपिनियन नहीं रख सकते, तुम इस रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी गारंटी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वालिटी का। तो अब आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग सेम होंगे, मतलब ये है कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहीं भी किसी भी तरीके का जो है इनइक्वालिटी ना। जैसे एग्जांपल मान लो कि एक एग्ज़ाम हॉल में सबको सेम पेपर मिलता है, किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, है ना। यही इक्वालिटी का एसेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और टाइटल को ख़त्म कर दिया।
है ना. नाउ विल टॉक अबाउट द फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट. सो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड एंड सेंस ऑफ यूनिटी. इंडिया में ना इतनी लैंग्वेज है, इतने रिलीजन है, इतने कल्चर हैं, फिर भी हम एक नेशन हैं. ये फ्रेटर्निटी की वजह से पॉसिबल है. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्रिकेट टीम में प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आते हैं, है ना, लेकिन ग्राउंड पे सब एक टीम होता है. वैसे ही हम सब ना इंडियंस हैं. फ्रेटर्निटी इंश्योर करती है हमारी यूनिटी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, है ना. तो अगर हम एक बार रिवाइज करें तो डेमोक्रेटिक मतलब पीपल्स पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया. रिपब्लिक मतलब कोई राजा या रानी रूल नहीं करेंगे, जो इलेक्टेड हेड होगा, जो प्रेसिडेंट कहलाते हैं. जस्टिस की बात करें तो जस्टिस किस चीज़ के लिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है. लिबर्टी की बात करें तो किस चीज़ की लिबर्टी तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम किस चीज़ के लिए, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, है ना. इक्वालिटी किस में, तो स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ में. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है. अब ना हम थोड़ा बात करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जो है प्रियम्बल का. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. पहला, ये फिलोसॉफिकल गाइड है. प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल एंड फिलॉसफी कहा जाता है. जैसे किसी मूवी का ट्रेलर हमें पूरी मूवी का आइडिया देता है, वैसे ही ना प्रियम्बल हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देता है. दूसरा, इसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्रियम्बल बताता है कि इंडिया किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. इंडिया को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमारे नेशनल गोल्स हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट होता है यूपीएससी क्लियर करना, या कोई भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हो उसको क्लियर करना. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट होता है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट है ना. तीसरा है इंटरप्रेटेटिव टूल्स. ये क्या है कि कभी कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब जजेस जो होते हैं प्रियम्बल की हेल्प लेते हैं. प्रियम्बल एक्ट लाइक अ कंपास, जो हमें गाइड करता है. और ये है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. कैसे, तो प्रियम्बल का आइडियाज़ कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. जैसे कि हमने बोला ना कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच से लिया. रशियन रिवॉल्यूशन, यूएसएसआर से हमने लिया सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में. और गांधीन फिलॉसफी से हमने जस्टिस, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, इन सब का लिया है कॉन्सेप्ट. यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात करें, सो इंडिया में ना हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज है ना. हर कहते हैं ना कि कुछ कोर्स पे लैंग्वेज बदलता है तो खाने बदलते हैं, बोली बदलती है. वैसे ही इंडिया में हमारी इंडिया की बात है तो हमारे इंडिया में तो हज़ारों, मतलब बहुत लैंग्वेज है, मतलब गिनने जाओ तो पता नहीं कितने लैंग्वेज होंगे, है ना. सो प्रियम्बल हमें याद दिलाता है कि हम अलग हो सकते हैं लेकिन हम एक नेशन हैं. ओके, अब जो है ना हम थोड़े व्यूज़, कुछ पर्सनालिटीज़ की क्या इन पे थॉट रहे हैं उनको देख लेते हैं. सबसे पहले ना हम के.एम. मुंशी जी की बात कर लेते हैं. उन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा कि प्रियम्बल इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. उसके बाद है M.H. हिदायतुल्लाह. इन्होंने क्या कहा, इट इज़ द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है तो प्रियम्बल जो है उसका ब्लूप्रिंट है. ओके, अब जो है ना हम बात करते हैं कि क्या प्रियम्बल जो है एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टॉपिक पे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. इसका जवाब इनिशियली क्लियर नहीं था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से तीन इम्पॉर्टेंट केसेस आए. सबसे पहले आता है बेरुबारी केस. ये क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी नेचर का है. ओके, सो बेरुबारी में बोला कि ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है. फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है. इसमें क्या हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन बदल दिया और कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है इससे, है ना. एग्ज़ाम टिप यही है कि केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोला है ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का. बेरुबारी में उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट. फिर आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995.
कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, लेकिन प्रियम्बल के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में नई पावर्स ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब प्रियम्बल गाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस नहीं कर सकता वो, ठीक है। सो क्या इस प्रियम्बल इन्फोर्सेबल, क्या प्रियम्बल इन्फोर्सेबल है कि मतलब प्रियम्बल की कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो तो इन्फोर्स हो सकती है क्या? तो क्या आता है कि क्या आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि सर प्रियम्बल के बेसिस पे मुझे ये राइट दीजिए? आंसर है नहीं, प्रियम्बल इटसेल्फ इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, क्योंकि इसमें ना डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक राइट या ड्यूटीज़ मेंशन नहीं है। अब एक एग्जांपल लो, आपके स्कूल का ना मोटो हो सकता है नॉलेज इज़ पावर, है ना। अगर स्कूल उस मोटो को फॉलो ना करे तो आप क्या कोर्ट जा सकते हो? नहीं ना। लेकिन स्कूल का एक्चुअल रूल्स और रेगुलेशन अगर लीगली एप्लीकेबल होता है तो अगर वो फॉलो ना हो तो आप उसके लिए जा सकते हो। वैसे ही प्रियम्बल आइडियल्स बताते हैं, लीगल राइट्स नहीं देते, है ना। सो प्रियम्बल देन एंड नाउ की बात कर लेते हैं, ओरिजिनल और बाद में अमेंडमेंट के बाद। सो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओरिजिनली प्रियम्बल में वर्ड्स थे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। लेकिन याद रखिए कि वर्ड ऐड हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ़िलॉसफी नहीं बदली, है ना। सो अगर हम क्विकली एक बार रिवाइज करें तो एक बार कि प्रियम्बल जो है इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट एक्ट एज अ फिलोसफिकल गाइड एंड इंटरप्रिटेटिव टूल। बेरूबारी केस ने बोला कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंद भारती केस से पता चला कि ये पार्ट है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस आया और उसमें फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है पर ये उसके पार्ट नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है प्रियम्बल, ओके। कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रियम्बल को जो है हम जो है अमेंड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या पार्लियामेंट जो है प्रियम्बल को चेंज कर सकती है? जवाब है जी हाँ, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में बोला था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पार्ट होने के कारण आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया जा सकता है। बट फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये इंटरप्रिटेशन का है ना। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखा, बाद में आप उसमें कुछ नए वर्ड्स ऐड कर सकते हो ना, डिस्क्रिप्शन सेम रहे, बस आप उसमें कुछ नई चीज़ ऐड की हो। एग्जैक्टली वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये अमेंडमेंट ना इमरजेंसी के टाइम हुआ था, ओके। अब ना इसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। एक सवाल आता है कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है तो क्या वो कुछ भी चेंज कर सकती है? क्या पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हटा सकती है? क्या इलेक्शन ख़त्म कर सकती है? या फिर क्या वो फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर सकती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपने घर का रेनोवेशन कर रहे हो, ठीक है। पेंट बदल सकते हो, फर्नीचर बदल सकते हो, कर्टन भी बदल सकते हो, लेकिन घर की फाउंडेशन थोड़ी तोड़ दोगे, घर थोड़ी गिरा दोगे, नहीं ना। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक फाउंडेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे कि आप मान लो कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सारे कुछ हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कोई डिफ़ाइन नहीं है, लेट मी टेल यू, ये कोई डिफ़ाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर, बट हाँ ये ओवर द ईयर ये माना गया कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट, इतने टाइम से जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अब उसकी भी बात कर लेते कि वो हैं कौन जिसकी वजह से ये 3 वर्ड आया है। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट को अक्सर ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें प्रियम्बल में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस, सेक्युलर ऐड हुआ मतलब स्टेट सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। तीसरा वर्ड था इंटेग्रिटी, मतलब नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। सो SSI
बोल सकते हो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है ऐड हुए थे। ना द इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेरुबारी केस 1960, प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। केशवानंद भारती केस 1973, इसने बोला कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इन्होंने इसमें क्या पता चला कि प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, लेकिन ना ये नए पावर्स क्रिएट नहीं करता। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या प्रियम्बल इन्फोर्सेबल है, जो हमने बस रिवाइज कर रहे हैं हम बेसिकली। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सिटीज़न कोर्ट में जाकर सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पर केस फाइल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रियम्बल इटसेल्फ इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, लेकिन उसके आइडियल्स ना फंडामेंटल राइट्स और DPSP के थ्रू इन्फोर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी प्रियम्बल में भी है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। सो अब फाइनल रिवीजन करते हैं। चल पूरे प्रियम्बल को 30 सेकेंड में रिवाइज करते हो। ओके, सो व्हाट इज़ प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, सोल है। बेस्ड किस पे है ये? तो ये बेस्ड है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू, इनके है बेस्ड, है ना। अडॉप्ट कब किया गया इसको? तो अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में। ओके, उसके बाद ये इन्फोर्स कब आया, मतलब कब आया? तो ये आया इफ़ेक्टिव कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अडॉप्ट हुआ, इन्फोर्स हुआ। कौन कौन से वर्ड ऐड हुए 1976 में? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। सवाल आता है कि इज़ इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल। इज़ इट इन्फोर्सेबल? नहीं, मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। ओके, ऑब्वियसली है। इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस 1973, इसमें इंपॉर्टेंट केस है और बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इवन बाय द पार्लियामेंट। सो आज हमने क्या पढ़ा क्लास? प्रियम्बल हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या बिलीव करते हैं और हम जो है किस टाइप का इंडिया बनाना चाहते हैं। और इसीलिए जो है जो हमने पढ़ा था हिदायत उल्लाह, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट द लॉ, इट इज़ द की टू द लॉ। अगर प्रियम्बल समझ लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी समझ आ जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग।